हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जालक ऊर्जा। आज हम पढ़े जा रहे हैं जालक ऊर्जा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जालक ऊर्जा, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लैटिक एनर्जी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिक एनर्जी। लैटिक एनर्जी क्या होती है, जालक ऊर्जा क्या होती है? होता क्या है कि जब दो एटम जैसे आपका सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम आपस में संयोग करते हैं। जब दो एटम आपस में संयोग करते हैं और एक क्रिस्टलीय ठोस यानी एक मोल क्रिस्टलीय ठोस का जब निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब दो एटम जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, ये आपका मॉलिक्यूल्स बनने से पहले उसमें यूज होने वाले एटम, उसमें अवयव तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। जैसे सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो जब दो एटम आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, और एक मोल क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक मोल क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में जितनी ऊर्जा एटम के टकराने से यानी एटम के संयोग से जितनी एनर्जी निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा या लैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिक एनर्जी क्या हुई कि जब दो एटम आपस में संयोग करते हैं तो संयोग से जितनी एनर्जी निकलती है, जब दो एटम टकराएंगे, संयोग करेंगे, उससे जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग लैटिक एनर्जी कहते हैं। और उनके संयोग से एक मोल क्रिस्टलीय ठोस मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, यौगिक का मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो जालक ऊर्जा हमारी क्या हुई, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। या फिर हम लोग दोस्तों इसको हम लोग एक और शब्दों में कह सकते हैं, यानी इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक मोल क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने में, ठीक है। एक मोल क्रिस्टलीय ठोस है, ये बना यौगिक है, एक ये यौगिक है, और इस यौगिक को अपने आयन्स में तोड़ने में, ठीक है, अपने एटम्स में तोड़ने में, यानी सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, ये जो इनके एटम्स में तोड़ने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे भी हम लोग जालक ऊर्जा कह सकते हैं। या मतलब हमारी दो प्रकार से डिफिनीशन होगी। पहले प्रकार से डिफिनीशन होगी कि जब दो एटम्स आपस में संयोग करते हैं और एक मोल क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, तो एक मोल क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में जितनी एनर्जी इंक्रीज होती है, जितनी एनर्जी निकलती है, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। और एक मोल क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने में, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक मोल क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो जालक ऊर्जा को इट इज डिनोटेड बाय यू। जालक ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। जब भी एनर्जी निकलेगी तो यू का मान किस में हो जाएगा? माइनस में। और जब एनर्जी की आवश्यकता होगी तब यू का मान कहाँ में हो जाएगा? प्लस में। यू का मान प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी जालक ऊर्जा। इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? एक मोल क्रिस्टलीय
एक मोल क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में एटम्स के संयोग से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे लैटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, तो लैटिक एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि एनर्जी निकलती है, इसलिए यू का मान, क्योंकि एनर्जी आपकी निकलती है इसलिए यू का मान निगेटिव होगा। क्योंकि एनर्जी निकलती है इसलिए यू का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, और हम लोग ने दूसरी शब्दों में क्या कहा था इसे? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक मोल क्रिस्टलीय ठोस को अपने मॉलिक्यूल्स को अपने एटम्स में तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे चालक ऊर्जा कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू। चालक ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका मान धनात्मक होता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी चालक ऊर्जा। ठीक है, तो चालक ऊर्जा को दो ही प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चालक ऊर्जा को किसी दो एटम्स के मिलने से जो एनर्जी इंक्रीज होती है उसे हम लोग चालक ऊर्जा कहते हैं। या
किसी एक मोल क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं। अगर एनर्जी निकलती है तो कैपिटल यू का मान माइनस में, अगर एनर्जी की आवश्यकता होती है तो कैपिटल यू का मान प्लस में होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं हम लोग। जालक ऊर्जा, तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपका, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, जिसमें पहला है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस मतलब होता है आयनों का आकार, आयनों का आकार। ठीक है, तो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला साइज ऑफ आयंस। ठीक है, ये है आपका पहला टॉपिक आता है। फिर इसी के बाद साइज ऑफ आयंस। ठीक है, तो साइज ऑफ आयंस जालक ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेगा, और हम इसके बारे में देखते हैं कि जालक, हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयंस में जिस आयन की, आयंस में जिस आयन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, जिस आयन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, उसमें ध्रुवण क्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं ध्रुवण क्षमता को पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो जिस आयन में का साइज जितना छोटा होगा, जिस आयन का साइज जितना छोटा होगा उसमें ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और जिस आयन में चार्ज जितना अधिक होगा, जिस आयन में चार्ज जितना अधिक होगा उसमें पोलराइजिंग पावर उतनी अधिक होगी, यानी ध्रुवण क्षमता उतनी अधिक होगी। तो ये जो है आयंस के साइज और चार्ज में पोलराइजिंग ध्रुवण क्षमता के आधार पर। ठीक है, तो जिस आयन का साइज सबसे छोटा उसमें पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक, जिस आयन का चार्ज है सबसे अधिक उस आयन में पोलराइजिंग पावर अधिक। ठीक है, तो या तो साइज सबसे छोटा हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर अधिक होगी, या तो चार्ज सबसे ज़्यादा हो तो उसमें पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। तो आयन्स की साइज का इफेक्ट हम लोग जालक ऊर्जा पे देखते हैं। तो साइज का आयनों के साइज का मान जितना कम होगा उसमें जालक ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो जिस आयन की साइज छोटा होगा, जिस आयन का साइज छोटा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर जिस प्रकार अधिक होती है, उसी प्रकार आयन में जालक ऊर्जा का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। सेकंड नंबर क्या है, चार्ज ऑफ आयन्स। ठीक है, चार्ज ऑफ आयन्स, तो जिस आयन का
चार्ज, जिस आयन का चार्ज अधिक होगा उसकी लैटिक एनर्जी, जिसकी लैटिक एनर्जी या इसी को हम लोग बोलते हैं, उसकी लैटिक एनर्जी या इसी को हम लोग बोलते हैं जालक ऊर्जा। उसकी जालक ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम लोग जल में हम लोग NaCl यानी नमक को घोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन हम लोग जब जल में पोटेशियम K2Cl2 यानी कोयला, तो जल में जब हम लोग कोयले को घोलते हैं तो ये नहीं घुलता। ऐसा क्यों होता, ये हमें चाहिए। मतलब ये हम आपको बताने चाहते हैं कि जल में जब हम लोग नमक घोलते हैं, जल में हम लोग जब NaCl घोलते हैं तो ये जल में NaCl जल में घुल जाता है। ठीक है, जब जल में हम लोग कोयले को K2Cl2 कोयले को हम लोग घोलते हैं तो ये जल में नहीं घुलता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम लोग बताने जा रहे हैं कि जल में जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं हम लोग जलयोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है जल में? जलयोजन ऊर्जा। जल में पाई जाती है जलयोजन ऊर्जा। और जितने भी आयंस हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, उन सभी में पाई जाती है जालक ऊर्जा। उन सभी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जालक ऊर्जा। ठीक है, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उन सभी में पाई जाती है आपकी जालक ऊर्जा। और जितने भी मतलब जल में हमेशा कौन सी पाई जाती है ऊर्जा? जलयोजन ऊर्जा। तो जल में जलयोजन ऊर्जा और आयनिक कंपाउंड में लैटिन ऊर्जा या जालक ऊर्जा पाई जाती है। तो होता क्या है कि जब लैटिक एनर्जी का मान जलयोजन ऊर्जा से अधिक होता है, तो जब लैटिक एनर्जी का मान जलयोजन ऊर्जा से अधिक होता है तो आयनिक कंपाउंड नहीं घुलता। क्या समझे बच्चों कि जब लैटिक एनर्जी, क्या समझे दोस्तों कि लैटिक एनर्जी का मान जब अधिक होगा, यानी आयनिक कंपाउंड में कौन सी एनर्जी पाई जाती है? लैटिक एनर्जी। तो लैटिक एनर्जी का मान जब भी अधिक होगा जल की जलयोजन ऊर्जा से, लैटिक एनर्जी का मान जल की जलयोजन ऊर्जा से अधिक होगा, तो वह कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है वह जल में नहीं घुलेगा। और इसके जस्ट विपरीत अगर लैटिक एनर्जी